हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो हिस्ट्री चल रहा है ना, इतिहास, उसका हम 5वां चैप्टर है नाजीबाद। कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? नाजीबाद, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नाजीबाद का ये दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? नाजीबाद दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए, नाजीबाद मतलब नाजीबाद किसने चालू किया था? नाजीबाद का सिद्धांत किसने अपनाया था? किस देश में लागू किया था? किस शासक ने लागू किया था? हमने पहले 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध किसके कारण हुआ, दूसरा विश्व युद्ध किसके कारण हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, दूसरा विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, ये सब के बारे में हमने पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़ चुके थे कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ, किस देश को ज़्यादा नुकसान हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई, जीत हुई, ये सब के बारे में हमने पिछले 4 चैप्टर में पढ़ चुके थे। ये 5वां चैप्टर है नाजीबाद, जिसे हम बोलते हैं नाजीबाद। देखो, नाजीबाद क्या है भाई? नाजीबाद देखिए, जैसे बोलता है कि भाईवाद, यानी भाई से ज़्यादा प्रेम है उसे, भाई की वो तरफदारी करता है, वो भाई भाई करते रहता, मतलब दूसरों को वो कुछ नहीं समझता, मतलब भाई की जगह, मतलब भाई उसके लिए सब कुछ है। उसी तरह भाईवाद होता है। जातिवाद भी उसी तरह, कि जाति को वो ज़्यादा महत्व दे रहा है ना, जाति को वो ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसके लिए वो जातिवाद कर रहा है। उसी तरह नाजीवाद, वो नाजी के सिद्धांत पे चलते थे ना, नाजी एक अपना सिद्धांत है कि भैया नाजी जो नाजी कह दिए, या जो जिस मतलब नाजी के अनुसार जो चीज़ अच्छा है वो अच्छा है, नाजी के अनुसार जो चीज़ बुरा है वो बुरा है, तो उसे ही क्या बोलेंगे? नाजीवाद। वो मतलब नाजी के सिद्धांत पे चलते थे, उससे हम क्या बोलते थे? नाजीवाद। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है यूरोप में दो, क्या लिखा हुआ है, आराम से आप लोग सुनिए, और जो बातें होंगी सो होंगे ही। देखिए क्या है, यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए। जी हाँ, यूरोप में कितने महायुद्ध हो चुके थे? 2 महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1934 में शुरू हुआ था ना, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? बिल्कुल, सॉरी 1914 में शुरू हुआ था, 1934 में नहीं जी। तो यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। जी हाँ, सबसे विनाशकारी परिवर्तन क्या था? तानाशाह का उत्कर्ष। तानाशाह लोग ऊपर आए, उन्होंने सबसे ज्यादा विनाश किया। कह रहा है कि इटली में वेनिटो मुसोलिनी, क्या है? मुसोलिनी, कहीं पे मुसोलिनी लिखा रहता है, तो इटली में तानाशाह कौन था? इटली का तानाशाह मुसोलिनी। यहाँ पे मुसोलिनी है, कहीं पे मुसोलिनी है। तो कह रहा है कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही 2 उदाहरण है। मतलब कह रहा है, देखो, दूसरा युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया था? ये दोनों जो भैया क्या कहते हैं, अपना दोनों तानाशाह हैं। तानाशाह मतलब होता है कि अपने मन का राजा, एक तरह का मान बोल सकते हैं, कट्टर, मतलब वो जनता की भलाई नहीं, बस अपना स्वार्थ के लिए या अपने काम बनाने के लिए वो कुछ भी देश का कर रहा है, सिंपल। तो कह रहा है क्या कि इटली में वेनेटो मुसोलिनी, और वो फांसीवाद के सिद्धांत पे काम कर रहे थे। बेनिटो मुसोलिनी जो था वो किस सिद्धांत पे काम कर रहे थे? फांसीवाद। तथा एडोल्फ हिटलर जो थे वो नाजीवाद। जी हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही 2 उदाहरण है। कह रहा नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी। नाजीवाद जो थी वो एक आक्रामक विचारधारा थी, मतलब उसके सामने कह सकते हैं कि कोई भावना का कोई कदर नहीं था, वो आक्रामक था, मतलब कह सकते हैं गुस्सेल, कहते हैं ना कि वो आक्रामक है, यानी वो गुस्सेल है, सिंपल। चलिए अगला कह रहा है भाई कि जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। भैया इसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता, भैया सब कुछ जो है वो राष्ट्र, मतलब क्या? राष्ट्र की सर्वोपरिता मतलब राष्ट्र ही क्या है? सब कुछ है। उसमें आदमी की, किसी भी सामान्य आदमी की कोई भावना की कोई चिंता नहीं है, मतलब जो है सो राष्ट्र है, सिंपल, ये बातें बोला गया है। चलिए
आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भाई सब यहाँ पे, एक मिनट, चलिए ठीक है। हाँ आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई। कह रहा है कि नाजीवाद में क्या होता था, नाजीवाद में ये होता था कि कह रहा है कि देश राज्य हित के सामने जो है व्यक्तिगत हित की कोई मूल्य नहीं होती थी। राज्य यानी जो काम, ऐसा काम है किसी का आदमी के लिए, मतलब कोई ऐसा काम है जो राज्य के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि अच्छा है, और किसी व्यक्तिगत को, व्यक्तिगत के लिए क्या बुरा है, किसी आदमी के लिए वो काम बुरा है, तो वो जो है व्यक्तिगत हित की बात ना देखकर वो राज्य हित की बात देखता है कि भैया अपना किस तरह से राज्य अमीर हो ना, राज्य किस तरह से अमीर हो, राज्य का क्या किस तरह से भला हो, उसमें भले एक किसी आदमी का कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसमें उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था। तो मतलब क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के हित आगे, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यदि कोई राज्य के हित की बात हो रही है तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो आपकी जो खुद की स्वतंत्रता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें आपको उसको त्यागना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्यागना पड़ेगा। चलिए अगला कह रहा है कि, और कह रहा है कि और राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई है। जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। सिंपल है यहाँ पे। तो कह रहा है जो नाजीवाद में क्या होती थी, नाजीवाद एक आक्रामक व्यवस्था, क्या थी, विचार था, आक्रामक विचार, क्या लिखा गया यहाँ पे, आक्रामक विचारधारा थी, उसमें मतलब गुस्सेल प्रवृत्ति का विचारधारा था, वो कट्टर था एकदम। और उसमें कह रहा है जो उसमें क्या बात की गई थी कि उसमें अपने तुमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र और राष्ट्र के हित को सबसे बड़ा माना गया था कि हमारा राष्ट्र किस तरह से सभी देशों को पीछे छोड़े, अन्य सभी देशों को पीछे छोड़े, ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी। और कह रहे हैं जो इसमें जो है यदि आपको कुछ स्वतंत्रता दी गई है और वो स्वतंत्रता के कारण किसी हमारे देश का नुकसान हो रहा है तो वो स्वतंत्रता को त्यागना ही पड़ेगा आपको, वो स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पे हिटलर के उत्कर्ष, हिटलर के उत्कर्ष मतलब हिटलर किस तरह से विकास किया अपना, किस तरह से पूरा दुनिया पे धावा बोला, किस तरह से अपना प्रभाव पूरा विश्व पर छोड़ा। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मतलब हिटलर जो है उन्होंने एक क्रांति का मतलब आगाज किया था, एक क्रांति किए थे जिसका नाम था नात्सी क्रांति। तो बोल लिखा नात्सी क्रांति किसके नेतृत्व में हुए थे, तो हिटलर के नेतृत्व में हुए थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। तो भाई क्या निम्नलिखित है देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा गणतंत्र की स्थापना, क्या वजह है, मतलब नात्सी क्रांति क्यों हुआ था, इसके कारण क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला कारण कह रहा है गणतंत्र की स्थापना। ओहो गणतंत्र क्या होता भाई, बताओ बताओ भैया, गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र होता है जिसमें जनता का तंत्र, गण मतलब जनता, तंत्र मतलब तंत्र, जिसमें क्या हो जनता की बात हो। सिंपल है, जनता की बात हो। चलिए आज एक मिनट, ओहो चलिए तो क्या था गणतंत्र की स्थापना। नात्सी क्रांति का जो पहला कारण था वो क्या था, गणतंत्र की स्थापना। तो देख क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। देखो प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके समाप्त हो गया था। ये भैया याद रखना, ना तो हम मुंह तोड़ देंगे सबका, समझ में आया क्या। इसलिए आपको इस बात को याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध भैया 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में जाके खल्लास हो गया। चलिए आगे कह रहे हैं भाई कि जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी की आपको पता था ना, पढ़ाया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का गुट जो था वो हार चुका था।
और जर्मनी भैया हार गए थे। तो जर्मनी भैया हार गए थे तो वहाँ अब कोई देश जब हारेगा तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। अनियंत्रित स्थिति मतलब क्या, जर्मनी पहला विश्व युद्ध हारा, उसके बाद उसमें बहुत सारा जुर्माना लगाया गया, आपको बताया गया था, बहुत सारा उसका राज्य ले लिया गया, जो जीते मतलब जो जीता था, जो देश जीता था उन्होंने क्या कर लिया, हारे हुए देश का बहुत सारा जगह ले लिया, बहुत सारा देश, बहुत सारा क्षेत्र ले लिया, बहुत सारा कोयला का खाद्य अनुदान भी ले लिया गया था, आपको याद होगा यदि पढ़ाई थी हमने। चलिए कह रहे हैं जो, और कह रहा है कि उसका उस समय का शासक जो था वो कौन था, कैसर विलियम द्वितीय। वो जर्मनी का शासक जब हार गया था तो वहाँ का व्यवस्था अनियंत्रित हो गया, उसके संभालने से नहीं संभल रहा था। अब जैसे मान लीजिए हम कोई युद्ध करेंगे, भैया हम हार जाएंगे, भाई हम नहीं करेंगे, हम बहुत क्या कहते हैं अच्छे आदमी, हम युद्ध नहीं करते हैं। मतलब क्या रहे, मान लीजिए हम कोई युद्ध करेंगे तो हम हार जाते हैं तो हमारा परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। वही बात है, जर्मनी ने युद्ध किया था और जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई हारने के बाद, ऊपर से उनको बहुत सारा जुर्माना भी भरना पड़ा। चलिए क्या कह रहा है कि अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर, प्रतिकूल स्थिति पाकर मतलब खराब स्थिति पाकर, प्रतिकूल मतलब खराब, प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये जो कैसर विलियम द्वितीय जी थे, कौन है, कैसर विलियम द्वितीय दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कि भैया अब से हम, अब जो है हमको जर्मनी ना संभाला जाएगा, जर्मनी जो है अब हमसे ना संभाला जाएगा, हमारे नियंत्रण से इका है, बाहर है जर्मनी। तो उन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, भैया अब हम ना बैठेंगे, जाइए आप जिसको राजा बनाना है बनाइए, हम ना बैठेंगे आपके यहाँ पे। तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 ईस्वी को हॉलैंड भाग गया ना। चलिए क्या कह रहा है कि 10 नवंबर 1918 को जो कौन, 10 नवंबर 1918 को ये कहाँ भाग गए, हॉलैंड भाग गए। कौन हॉलैंड भाग गए, अपना ये जो क्या नाम था, कैसर विलियम द्वितीय, ये भैया हॉलैंड भाग गए। इन्होंने कहा भैया हमसे ना संभाला जाएगा अभी। और ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के साथ एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की। जी हाँ, पहले क्या था, एक तंत्र था, मतलब एक तंत्र मतलब है एक का तंत्र, मतलब एक का ही पूरा तंत्र था, एक का ही पूरा देश था, थोड़ा सा हाँ चलो, मतलब कह रहा है कि पहले राजा लोग राज करते थे तो एक तंत्र था, लेकिन उसके बाद जब हॉलैंड भैया वो भाग गए कैसर विलियम, तो भैया उनका तो देश बिना राजा के रह नहीं सकते, या उनके बिना शासन के तो चल नहीं सकते। तो वहाँ एक सत्ता थी, कौन सी सत्ता, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया और एक तंत्र के जगह पर जनतंत्र गणतंत्र की स्थापना की। मतलब वही गणतंत्र मतलब वही कि अपना जिस तरह से वोट वोट हो गए अपना होता है ना, जिसमें जनता की पूरा भलाई किया जाए, वैसा तंत्र जिसमें जनता की पूरा भलाई किया जाए। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए क्या कहते हैं, कैसर विलियम द्वितीय के बाद कौन दल जो था वो अपने सत्ता को हाथ में ले लिया, तो कौन दल था, अपना समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है जो, और अपने नेता फ्रेडरिक एडवर्ड को चांसलर बनाया। वहाँ जैसे अपना होता है ना कि प्रधानमंत्री, तो वहाँ होता है चांसलर, समझ में। तो जर्मनी जब पूरा वो भाग गई कैसर विलियम भैया छोड़ छाड़ के त्यागपत्र दे के, तब उन्होंने अपने नेता जो थे फ्रेडरिक, क्या नाम था, फ्रेडरिक एवर्ट, दिख रहा है यहाँ पे, फ्रेडरिक एवर्ट को चांसलर बनाया। और 11 मतलब देखिए अब क्या करेगा, चांसलर बनाएगा ही, एक नेता तो चाहिए जो पूरा देखे, तो एक नेता मेन जैसे प्रधानमंत्री होता है तो वहाँ का चांसलर होता है। तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, है ना। देखिए 10 नवंबर को ये भागा और 11 नवंबर को अपना राज्य में क्या कर लिया, पूरा ये लोकतांत्रिक क्या समाजवादी लोकतांत्रिक दल ने क्या कर लिया, अपने हाथों में सत्ता को ले लिया। और भैया क्या किए,
जो बोला युद्ध ना लड़ेंगे, अब हो गया, बस खत्म भैया, हमारे अंदर अब इतना शक्ति ना है जो कि आपसे युद्ध करे। युद्ध नहीं लड़ा और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने, जो नई सरकार बनी थी, इन्होंने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता भाई, बताइए जर्मनी ने प्रथम युद्ध में युद्ध विराम संधि पर, युद्ध विराम मतलब युद्ध को रोक देना, अब नहीं युद्ध करेंगे, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। चलिए, इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसके बाद किसका चुनाव हुआ भाई? संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई। तो इसकी जो संविधान सभा जो था उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? यही भैया देखना रहे, टुकुर टुकुर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना अच्छे शब्दों में कि बैठक जो है 5 फरवरी 1919 ईस्वी को कहाँ पे हुई थी? वाइमर नामक स्थान पर। और इसीलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए जो है यह जो संविधान था, संविधान का नाम क्या रखा गया? वाइमर संविधान। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? मुंह तोड़ देंगे अगर ना समझ रहे होगे तो। कह रहा है जो ये संविधान सभा की पहली बैठक जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इसीलिए इस संविधान का नाम क्या रख दिया? वाइमर संविधान। चलिए, कह रहा है जो चलिए अगला कह रहा है कि यह संविधान 10 अगस्त 1919 ईस्वी को लागू हुआ। प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को हुआ था और संविधान बन रहा था। भाई संविधान बनने में तो टाइम लगता है, ये ना कि जो हमारा पूरी सब्जी है नहीं कि तुरंत तुरंत फटाफट बनाए और तुरंत ओहो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता कि पूरी सब्जी है नहीं कि मतलब तुरंत बनाए तुरंत गपागप गिल गए। ये संविधान है, संविधान बनने में टाइम लगता है, तो टाइम लगा अपना। उसके बाद कुछ काम हुए तो 10 अगस्त 1919 ईस्वी को यह संविधान जो बना था वो क्या हो गया? लागू हो गया। बिल्कुल सही बात है। कह रहा वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में किसका शासन की स्थापना किया गया? संघीय शासन। संघीय शासन मतलब क्या होता है? संघ चलाएगा, कोई एक जो है देश नहीं चलाएगा या कोई एक शासन को नहीं हैंडल करेगा, संघ मिलके पूरा बैठक होगा ना, जैसा ना अभी अपना शासन को ना संघीय शासन एक तरह का कि पूरा सब लोग मिलके चलाते हैं। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो सब लोग उसके भागीदार होते हैं, सब लोग अपना अपना विचार देते हैं उस निर्णय में, तब ना कोई निर्णय लिया जाता है। ऐसे तो नहीं होगा कि एक ही आदमी आके बोलेगा चलो हम ये आज कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। चलिए, तो ये संघीय शासन की स्थापना की गई, वाइमर संविधान के अनुसार हो गया। और क्या कहते तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थी ये जो वाइमर संविधान था, इसमें जो है राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई भैया कि अगर कुछ राज्य में आपातकाल स्थिति आ जाए तो आपके पास ये शक्ति है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलिए, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल 1 मिनट थोड़ा सा चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम लोग। चलिए, यहाँ थे हमने भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है। मतलब कह रहा है भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, तो वो कहाँ से माना जाता है? किसको देखकर दिए थे? तो यही वाइमर संविधान में दी गई थी, तो उन्हीं को देखकर हमने भी क्या दे दिया? राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति दे दिया कि भैया अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आ गई, कुछ ऐसी हो गई, तो आपके पास ये शक्तियां हैं, आप संभालने के लिए ये कुछ कर सकते हो। समझ में आया क्या? परंतु नया वाइमर गणतंत्र क्या कर रहा है?
परंतु नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा, फलतः जनता में काफी आक्रोश था। ये जो नया वाइमर गणतंत्र था ये जर्मनी की स्थिति को संभाल नहीं सका। जर्मनी की स्थिति इतना खराब थी कि भैया ये संविधान के अनुसार जो देश चलता है उससे जो है देश का भला नहीं हो पाया। तो इससे क्या हो गया, जनता भैया बहुत गुस्सा गए, आक्रोश होगा, ये फोड़ फाड़ देंगे, भाई तुम वाइमर संविधान लागू किया है लेकिन यहाँ पे कुछ हमारा विकास हो ही नहीं रहा। तो इससे जर्मनी क्या हो गए, बहुत गुस्सा उठ गया। चलो ओहो, चलिए आगे करते हैं। आगे है यहाँ पे वर्साय की अपमान। दूसरा कारण है कि उन्होंने जो हिटलर ने अपना निप्सा था ना, यहाँ पे निप्सा था, चलिए निप्सा आंदोलन किया, भैया उसका दूसरा कारण क्या है? एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, चिंता नहीं करने का। चलिए दूसरा कारण क्या था निप्सा आंदोलन का? तो वर्साय की अपमानजनक संधि। एक मिनट थोड़ा हम देख लें, यहाँ पे ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। एक कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक। चलिए, तो कह रहा वर्साय की अपमानजनक संधि। भैया उन्होंने जो निप्सा आंदोलन किया उसका दूसरा कारण क्या था कि वर्साय में जो बताए थे कि वर्साय संधि हुई थी, जब उन्होंने युद्ध हार गया था तो वर्साय में संधि हुई थी और बहुत ही कठोर प्रतिबंध उन पे लगाया गया था जो हारे हुए राष्ट्र थे, और उन पे बहुत सारा जुर्माना भी लगाया गया था, उसका बहुत सारा क्षेत्र भी हड़प लिया गया था। ये बातें बताई थी। तो कह रहे जो वर्साय की अपमानजनक संधि भी थी इस निप्सा आंदोलन के कारण। तो कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। प्रथम विश्व युद्ध हारे तो जर्मनी को जबरदस्ती कहा भैया तुमको ये सब देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया कि वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। संधि जो थी वो बहुत ही क्या थी, कठोर थी और साथ साथ अपमानजनक भी थी और आरोपित थी कि भैया जबरदस्ती उन पे थोपा गया था ये सारी संधि। कोई संधि होता है तो वो दोनों गुट को मिला जुला के किया जाता है कि भैया आप भी मान जाओ, आप भी मान जाओ, लेकिन यह बात वर्साय की संधि जो हुई थी वो काफ़ी आरोपित थी, जबरदस्ती थोपा गया था कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको इतना जुर्माना देना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं आरोपित संधि। चलिए, इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया, पूरा अंग भंग, ये भाग उस देश को दे दिया, वो भाग उस देश को दे दिया, जर्मनी का तो मरा तहस नहस कर दिया। कह रहा अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया। जो अल्सेस लॉरेन भैया जी थे, क्षेत्र जो था उसको किसको दे देगा, फ्रांस को दिया गया, तथा जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। ये बातें पढ़ी थी हमने जब प्रथम विश्व युद्ध के वर्साय की संधि पढ़ रहे थे। तो वर्साय की संधि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देखो भैया पढ़े थे तो बोल दो, पढ़े थे ना तो भैया मुंह तोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कह रहा है जो कोयला की खान जो था वो किसका, अपना फ्रांस का, जर्मनी का, उसको भैया 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया। भैया लो लूट लो पकड़ के, मचा दो धमाल भैया एकदम, ये बातें थी। चलिए, उस क्षेत्र का शासन राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। और भैया राष्ट्र संघ बनाया गया था। राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया था? ताकि भैया इस तरह की अब जो विनाशकारी युद्ध ना हो, युद्ध अगर होने की स्थिति हो तो राष्ट्र संघ जाके उसको सुलझाए। समझ में आया क्या? ये बातें बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और जो वो 15 साल तक कोयला का खदान फ्रांस जो लिया था, वहाँ का शासन व्यवस्था किसको दे दिया गया था? अपने भैया राष्ट्र संघ जी को। कहाँ है भैया? राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। और राइन नदी घाटी के जो क्षेत्र थे उसको सेना रहित कर दिया गया कि भैया वहां पर कोई सेना नहीं रहेगी। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया। जर्मनी को बोला गया भैया आप इतना ही सैनिक रख सकते हो,
आप ये सैनिक नहीं रख सकते हो, ये सैनिक नहीं रख सकते हो। मतलब पूरा तरह से क्या बोल दिया, कह सकते हैं कि जर्मनी को पंगु बना दिया गया। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया। जो जर्मनी और जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए, ठीक है, हाँ, स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। मतलब जो ये व्यवहार किया गया था जर्मनी के साथ, जर्मनी के पास अपना भी कुछ पहचान था, गौरव था, है उसको तो मतलब धूमिल कर दिया इन्होंने, अपमान कर करके। तो ये भैया जर्मनी जैसे राष्ट्र को नहीं भावा कि भैया ये हमारे साथ क्यों करते हैं, गुस्सा उठ गया उनको। इस प्रकार वर्साई के संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। असंतोष की जो भावना थी वर्साई की संधि में, उनका जो है भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया और भैया आंदोलन कर दिए। कौन सा? निप्सा आंदोलन। तो चलते हैं इसी इतना तक ही इस पहली वीडियो में, आगे भी पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तो तब तक बाय।